हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ES स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि सीटेट स्ट्रेटजी वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीटेट पेपर के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। आज यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको सीटेट फर्स्ट पेपर का EVS वाला सेक्शन जो होता है उसको सॉल्व करवाऊँगी। तो ये देखिए, जो खुला हुआ है पेज, ये आपका 2018 दिसंबर में जो सीटेट का पेपर हुआ था वही पेपर है। आज यहाँ पर हम EVS सेक्शन इसका कंप्लीट करेंगे। 2018 के पहले देखिए जितने भी पेपर थे उनको सॉल्व करने का कुछ खास मतलब नहीं है, क्योंकि पहले के पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी होते थे। पहले पढ़ाई के इतने ज़्यादा सोर्सेज तो थे नहीं, तो वैसे क्वेश्चन भी पूछे जाते थे। लेकिन इधर से जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, कितने सारे वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाते हैं, तब से इधर क्वेश्चनों का लेवल काफ़ी अच्छा आने लगा है। तो पहले के क्वेश्चन सॉल्व करिए या ना करिए कोई ज़रूरी नहीं है, 2018 से इधर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। साथ में मैं यहाँ पर अपने वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को 2018 के सारे क्वेश्चन पेपर 2018 से सॉल्व करवा दूँगी। जो आपको नहीं समझ में आ रहा वो वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर फुल एक्सप्लेन के साथ मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। यहाँ पर देखिए, ये आपका 2018 दिसंबर में ये पेपर हुआ था। आपके 1 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन होते हैं CDP के होते हैं। पेपर फर्स्ट की बात हम कर रहे हैं। 31 से लेकर 60 तक आपके मैथ के क्वेश्चन होते हैं और उसके बाद EVS वाला सेक्शन आपका 61 क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम चलते हैं, ये देखिए, ये आ गया आपका EVS का सेक्शन, पर्यावरण अध्ययन भाग 3 पर्यावरण अध्ययन। 61 नंबर से आपके EVS के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक चीज़ और बताया था कि EVS में ये जो आपकी NCERT की बुकें होती हैं 3, 4, 5 की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। 15 क्वेश्चन आपके इन्हीं से पूछे जाते हैं, कहीं बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। 15 पेडागोजी हो गया, 15 आपका NCERT हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जो मैं आपको बताते चलूँगी। ये NCERT का है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। मैप से संबंधित क्वेश्चन है ये। मैप से संबंधित क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, एक वीडियो मैंने इसका डाला भी था। मैप से हर बार एक क्वेश्चन तो आपका देखने को मिल ही जाता है। हर बार कोई भी ऐसा पेपर नहीं छूटा जिसमें मैप से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो मैप भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा नहीं उसमें कुछ पढ़ना होता, बस भारत का नक्शा पढ़ लीजिए, कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, इतना ही पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पूरब और पश्चिम, पश्चिम और पूरब, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूरब। इसके लिए देखिए, आपको भारत का नक्शा आना बहुत ही ज़रूरी है, तब आप ये कर पाएंगे। तो मान लीजिए हम मोटा मोटा यहाँ पर बना लेते हैं। भारत का नक्शा है ये, मान लीजिए ऐसे मोटा मोटा बनाते हैं हम, क्योंकि ज़्यादा अच्छा नहीं यहाँ पर बन पाएगा। ये मान लीजिए भारत का नक्शा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो ऊपर वाले साइड आपका जम्मू कश्मीर होता है। उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर होता है और उत्तर प्रदेश के बगल में ही यहाँ पर बिहार है। तो यहाँ पर बिहार के सापेक्ष आपको क्या देखना है, बिहार देखना है। ये देखिए, ये है बिहार और ऊपर आपका जम्मू कश्मीर है। गोवा आपका यहाँ पर होता है, छोटा सा राज्य है गोवा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा ऐसे यहाँ पर इस साइड होते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो बिहार के सापेक्ष हमें याद करना है। तो अगर बिहार से आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, पहले आप उत्तर जाएंगे, उत्तर के बाद आप पश्चिम जाएंगे। तो उत्तर पश्चिम कहें या पश्चिम उत्तर कहें, दोनों सेम ही बात होगी। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर साइड उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर आपका कंफर्म हो गया कि पहले उत्तर जाएंगे उसके बाद पश्चिम जाएंगे। ऐसे ही बिहार के सापेक्ष आपको गोवा आना है तो पहले दक्षिण जाना है, उसके बाद पश्चिम आना है। तो अब आपको ऑप्शन में देखना है किसमें उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर C देखिए, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। वाष्पीकरण, जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण होता है। तो किस स्थिति में ये सबसे धीमा होता है। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। तो यहाँ पर देखिए, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कब धीमी होगी, आपको खुद से सोचना है कि अगर किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई बर्तन लेते हैं, उसका सतह क्षेत्र, ऊपरी जो खुला वाला हिस्सा होता है, सतह क्षेत्र अगर उसका कम होगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होगी। अगर उसका सतह क्षेत्र जितना बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। तो एक तो आपका ये होगा कि सतह क्षेत्र कम होने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहा है तापमान।
अगर ज़्यादा तापमान देंगे तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा होगी, अगर कम तापमान रहेगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होगी। तो यहाँ पर देखिए सतह क्षेत्र कम और तापमान जब दोनों कम होंगे तब यहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी। तो यहाँ पर देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। राइट आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थिति कौशल, ग्राफिक कौशल। आप लोग भी आंसर लगा लिया करिए अपने से ही कि कौन सा होगा, उसके बाद मैं तो बता ही रही हूँ, तो आपको समझ में आएगा कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कैसी आपकी तैयारी है। क्योंकि थ्योरी पढ़ने में तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, सीधे प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि कितनी थ्योरी आपकी कंप्लीट है। तो यहाँ पर देखिए स्थानों, दूरियों और दिशाओं की जो सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता होती है वो होती है आपका चित्रण कौशल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मैपिंग स्किल इसको इंग्लिश में कहते हैं। मैप के माध्यम से इसको समझा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका इंग्लिश नाम भी याद कर लीजिएगा, मैपिंग स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय फ्रेमवर्क एनसीई अपने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000 या एनसीएफ 1975। तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण अध्ययन जो पढ़ाए जाने की सिफारिश की गई थी वह की गई थी एनसीएफ 1975 में। राइट आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र? यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं। क्लास 3 की एनसीईआरटी की एनसीईआरटी की ईवीएस मैंने कंप्लीट करवा दी है, 4 और 5 की भी कंप्लीट करवा दूंगी। वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, एनसीएफ 1975, एनसीएफ 2005, ये सभी मिलेगा। कहाँ से पर्यावरण स्टार्ट हुआ था, साथ ही में स्थानांतरित खेती आपकी होती क्या है, कहाँ होती है, ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए स्थानांतरित खेती का जो संबंध है वह है आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र से। भारत में जो इधर वाला हिस्सा होता है तो ये उत्तर और पूर्वी वाला क्षेत्र होता है, यहीं पर आपकी स्थानांतरित कृषि होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नदियों में बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, उससे उत्पन्न जो जल विद्युत होती है उसी से संबंधित पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा कौन सा सत्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बांधों से पानी और हवा को कोई प्रदूषण नहीं होता है। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, ये भी देखिए सही बात है। नेक्स्ट है, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। बड़े बड़े बांध नदियों में बना दिए जाते हैं, जिससे उसके आसपास जो लोग होते हैं वो ऑलरेडी उनकी जीवन रेखाओं से वो अलग कर देते हैं नदियों को। तो ये भी देखिए सही बात है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। बांध जो होते हैं टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प या उपयुक्त सभी? तो देखिए ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं वो आपकी ये तीनों ही होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी, मीथेन भी और जलवाष्प भी। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। इन सभी को हम डिटेल से पढ़ेंगे जब एनसीईआरटी की बुक मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। 3 की मैंने कंप्लीट करवा दी, जिसने ना देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। 4 और 5 की जल्द ही मैं कंप्लीट करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली कम होती है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठंडे रेगिस्तान जो होते हैं हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। अब मान लीजिए हिमालय पर्वत है तो जो उसके आसपास का क्षेत्र होगा वहाँ पर वो वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। मतलब बाहर से जो चलने वाली हवाएं होती हैं, ठंडी हवाएं या गर्मियाँ हवाएं, वो वहाँ पर प्रभावित नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर बड़ा सा हिमालय खड़ा है तो उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए वृष्टि छाया के कारण यहाँ पर मानसून से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर या क्लोरीन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ताजमहल के पीले होने के लिए जो कारण है आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश, पल्लव राजवंश? बार बार मैं कहती हूँ एनसीईआरटी की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बुक में मिलेंगे और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप अगर 1 से 2 बार भी पढ़ लेंगे एनसीईआरटी की बुक तो आराम से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 15 नंबर आपके पूरे के पूरे सही होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए गोलकुंडा किला जो बनवाया था
इसको बनवाया था आपके काकतीय राजवंश ने। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए इसका मैं एक फार्मूला आपको बताती हूँ। घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन। नोट कर लीजिए इसको या कहीं पर लिख लीजिए, द्रव्यमान बटे आयतन, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इससे आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व आपका दिया हुआ है 15 हो जाएगा और द्रव्यमान है आपका 3 ml और आयतन आपको ज्ञात करना है। सॉरी, आयतन आपका दिया है 3 ml और द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, एक मिनट फिर से लिखती हूँ। 15 ml आपका घनत्व है और द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है और आयतन आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए तिर्यक गुणा हो जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो 15 × 45 हो जाएगा बराबर द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान आपका आ जाएगा 45 ग्राम। देखिए ऑप्शन में किस में है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार। अदिश राशियाँ सदिश राशियाँ 2 होती हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है अदिश राशियाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द्रव्यमान, आयतन ये अदिश राशियाँ होती हैं। बाकी गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार ये आपका वेग, ये आपका सदिश राशियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी या उत्तल। पारदर्शी क्या होता है, जिससे प्रकाश किरण गुजर सके। पारभासी जिससे आंशिक रूप से गुजर सके, और जिससे प्रकाश किरण गुजर ही नहीं सकती वो हो जाता है आपका अपारदर्शी। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये जान लीजिए कि द्रव्यमान जो होता है स्थान बदलने से नहीं बदलता। अगर चंद्रमा की सतह पर उसका द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर भी उसका द्रव्यमान 10 kg ही होगा। लेकिन यहाँ पर भार पूछ रहा है। भार एक प्रकार का बल होता है। तो पृथ्वी की सतह पर अगर हमें भार ज्ञात करना है तो भार बराबर, मान लीजिए बल है तो बल बराबर आपका यमे होता है, यम बराबर यमे। यम आपका द्रव्यमान हो गया 10 गुणे, और गुरुत्वीय त्वरण का मान आपका हो जाएगा 9.8। तो इसका गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 98 न्यूटन। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका 98 न्यूटन। कैसे सॉल्व होगा मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर ये चारों ऑप्शन ही सही नहीं है, मतलब इसका राइट आंसर होगा आपका 98 न्यूटन। ऑप्शन नंबर कोई भी यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलेय का विघटन दर निर्भर करता है दाब पर, तापमान पर, सतह क्षेत्र पर या भार पर। तो यहाँ पर देखिए एक विलेय का यहाँ पर विघटन दर पूछ रहा है, तो ये आपका निर्भर करता है सतह क्षेत्र पर। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। तो देखिए आपके जो ईवीएस वाला एनसीईआरटी वाला सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आपकी पेडागोजी स्टार्ट हो जाती है। तो सुषमा अपने छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाना चाहती है। तो यहाँ पर देखिए आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में होता है कि गलत लगते हैं, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन सही लगते हैं। उसमें से एक बहुत सही वाला आपको चूज करना होता है। तो सबसे पहले तो चीज़ याद रखिएगा पेडागोजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में कि आपको मन लगा के पढ़ना है। अगर आप मन से पढ़ लेते हैं तो आधा क्वेश्चन आप वहीं पर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कक्षा में बहस आयोजित करना, सामूहिक चर्चा करना, पोस्टर बनाना, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। बच्चों को संवेदनशील बनाना चाहती है पौधों के विषय में। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा सही जो होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर 4। अगर बच्चे को किसी पौधे को पोषित करने के लिए कहा जाएगा कि इस पौधे को तुम लगाओ, इसको पोषित करो, इसको पानी दो, तो उस पौधे के बारे में बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा, कैसे वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, कब उसको पानी की आवश्यकता है, उसके बारे में ज़्यादा संवेदनशील बन पाएगा। तो राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पढ़ते समय ये जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा है, प्रासंगिक है या कौन सा प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि इस नहीं और हाँ में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इससे समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, बिल्कुल सही बात है कि अगर आस पड़ोस की बीमारियों के बारे में जानना है, उसका सर्वेक्षण करेंगे बच्चे, तो उससे बातचीत का अवसर तो प्रदान ही होगा। बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर पूछा है नहीं है, तो पहला तो आपका सही है। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी, ये भी देखिए सही है। वास्तविक जीवन से जब जुड़ेंगे बच्चे, उस बीमारी के बारे में खुद जाके देखेंगे, पूछेंगे, समझेंगे, तो वास्तविक जीवन के साथ जुड़ेंगे ही, 2 भी आपका सही है।
इससे बच्चों में डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों को साथ में तो काम करने के लिए कहा ही गया है, साथ में वो डेटा हैंडलिंग भी कर पाएंगे, ये भी आपका सही है। अब 4 ऑप्शन भी देख लेते हैं। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इससे समुदाय को उन बीमारियों में समझने में मदद मिली जिनसे वो पीड़ित थे। तो समुदाय को उसमें क्या समझना है, बच्चों को साथ में बातचीत करने का अवसर मिला, वास्तविक ज्ञान के साथ जुड़े, डाटा हैंडलिंग समझ में आया। तो आपके 1, 2, 3 राइट हैं, जबकि यहाँ पर राइट कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4। और यहाँ पर यही पूछा है कि कौन सा प्रासंगिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर देखिए यही दिक्कत होती है कि बड़े बड़े क्वेश्चन अगर आप मन से एक बार पढ़ लेते हैं तभी आप उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात कर रही है एक प्रिया नाम की, मान लीजिए टीचर है, उन्होंने उससे बारे में बच्चों के अनुभव पूछे कि क्या तुम लोगों के सामने कभी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा है। तो बच्चों ने उसमें अपने अपने अनुभव व्यक्त किए। बच्चों ने आग, बिजली के झटके, सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुना है। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनका मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों में सड़क सुरक्षा विज्ञापन जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा के लिए LPG और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक दृष्टिकोण, अन्वेषण दृष्टिकोण या मानववादी दृष्टिकोण। तो यहाँ पर देखिए अगर क्वेश्चन आपने मन से पढ़ लिया तो आप इसका आंसर आराम से कर लेंगे। प्रिया ने क्या किया है, पहले बच्चों से ही पूछा है सड़क दुर्घटना के बारे में, उनके विभिन्न अनुभवों को जाना है। उसके बाद उन्होंने विभिन्न तरह से समाचार पत्रों के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से, साथ ही में चर्चा के लिए LPG और इलेक्ट्रिक बिल का भी इस्तेमाल किया। बच्चों से ही मतलब जानकारी निकाल के आगे बच्चों को ही और अधिक समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, अन्वेषण दृष्टिकोण। इंक्वायरी अप्रोच कहते हैं इसी को। तो इसका प्रयोग किया है क्योंकि पहले उसने बच्चों से ही जाना उसके बारे में, बच्चों के अनुभव व्यक्त करवाए उनसे कि क्या क्या उन्होंने देखा, क्या क्या आपातकालीन दुर्घटनाएं होती हैं। तो उन्हीं से इंक्वायरी के द्वारा उसने सब कुछ क्लियर करवाया और उसके बारे में जो कमी थी और आगे की चीज़ें उसको समझाया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन है क्योंकि ये सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए समुदाय जो समाज होता है आपके आसपास का, उसी के बारे में है कि ये एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम का संसाधन है। समुदाय में बच्चा अपने समाज में सबसे ज़्यादा सीखता है, बहुत ही अच्छा शिक्षण अधिगम का संसाधन होता है समुदाय, क्योंकि वास्तविक जीवन के साथ जुड़ता है, वास्तविक परिस्थितियों के साथ जोड़कर बच्चा सीखता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सस्ता और सुलभ है। तो देखिए ये तो ठीक है लेकिन उतना ज़्यादा सही नहीं है। और नेक्स्ट ऑप्शन भी बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है, ये भी देखिए बुजुर्ग लोग, ये ऐसा नहीं कह सकते कि सभी बुजुर्ग लोग ही बुद्धिमान हैं। ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है, ये भी देखिए आपका सही नहीं होगा क्योंकि सभी चीज़ें स्वीकार करने योग्य नहीं होती समुदाय की, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी होती। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, यह वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EVS शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। जब EVS की शिक्षण अधिगम करवाया जाता है तो उसमें आप कहा जाता है कि जो ज्ञान है बच्चों को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, उसी से संबंधित है यहाँ पर कि ऐसा इसका क्या तात्पर्य है। पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको और अपने दिमाग में रखनी होती है जब आप पेडागोजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आपको याद रखना है कि किस स्तर का आप सॉल्व कर रहे हैं। प्राइमरी का है तो मतलब बच्चों का दिमाग कितने छोटे होंगे बच्चे, इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते प्राइमरी के बच्चे, उनको किस हद तक आप पढ़ा सकते हैं। जूनियर का सॉल्व करेंगे तो उनके हिसाब से सोचेंगे कि जूनियर के बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, वो थोड़ा और ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी की बात की जा रही है कि विद्यालय के बाहर से जीवन से जोड़ने का तात्पर्य क्या है। तो इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ही ना रह जाना, बाहर पाठ्य पुस्तकों से बाहर निकल कर मतलब विद्यालय का ही वातावरण देखिए, समझिए और इन्वायरमेंट वहाँ का समझिए। तो इसका मतलब यहाँ पर ये
होता है। अगर वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, ये भी हम कह सकते हैं, लेकिन बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, उन्हें वैश्विक स्तर पर नहीं समझाया जा सकता। पहले वो अपने आसपास अपने विद्यालय का ही परिवेश समझे, उसके बाद वैश्विक पर्यावरणीय समझेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो ये एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, रमा जो अपने बच्चों को सिखा रही हैं कि माता पिता और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर उसमें दादा दादी और अन्य रिश्तेदार भी आ जाते हैं तो आपका संयुक्त परिवार विस्तारित परिवार हो जाता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का प्रयोग, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए, ईवीएस की कक्षा में गतिविधियां सभी कराई जाती हैं। चित्र भी पढ़ाना चाहिए, फील्ड भ्रमण भी करवाना चाहिए, श्यामपट्ट का भी उपयोग करना चाहिए। तो उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षण का कारण बन सकता है यदि एकीकृत हो, समावेशी हो, विषयगत हो, उपर्युक्त सभी हो। तो यहाँ पर देखिए, पर्यावरण अध्ययन समग्र शिक्षा, यहाँ पर देखिए समग्र शिक्षा का कारण कब बन पाएगा? जब एकीकृत भी हो, समावेशी भी हो, विषयगत भी हो। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों का एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पर देखिए, ईवीएस की कक्षा में जो सपेरों का एक अध्याय है, बहुत ही अच्छा अध्याय है। ये अध्याय इसलिए रखा गया है कि जो लोग हैं वो सपेरे और सांपों दोनों के ही नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि जो सपेरे होते हैं ये उनकी आजीविका का साधन होता है कि वो सांपों का कार्य करते हैं। अगर उनकी आजीविका से उन्हें वंचित करना है तो पहले उन्हें कोई विकल्प प्रदान करिए कि आप ये कर लीजिए या ये कर लीजिए, कुछ उनको दूसरा विकल्प प्रदान करिए, तब उनको उस आजीविका से अलग करिए। तो यहाँ पर देखिए, सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुँचाए। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम में इनका कोई लेना देना नहीं है। ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ये उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। ये शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। मिड डे मील देखिए, विद्यालयों में मिड डे मील होता है, उसमें बच्चों को पका पकाया भोजन खिलाया जाता है। पर डे अलग अलग भोजन खिलाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षण अधिगम से इसका कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे अच्छा भोजन करेंगे तो अच्छा पढ़ने में भी उनका मन लगेगा। ये उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, सभी बच्चों के लिए होता है। जितने भी बच्चे विद्यालय में आते हैं सभी बच्चे को मिड डे मील में भोजन खिलाया जाता है। ये भी गलत हो जाएगा आपका। ये शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। ये तो पहले ही गलत, क्योंकि निगेटिव पॉइंट जितने भी होते हैं उनको आपको पहले ही काट देना है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। अच्छा खाएंगे बच्चा तो अच्छा पढ़ेंगे, उनके दिमाग का विकास भी अच्छा होगा। नेक्स्ट है देखिए, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? बोझ के बिना सीखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी देखिए, स्कूल बैग का वजन कम करना, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अबोध का भार कम करने की जरूरत है, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा करने की जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए, बोझ के बिना शिक्षा, हमेशा कहा जाता है कि बच्चों को बोझ के बिना सीखना सिखाया जाए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मतलब बच्चों को जो चीज़ें सिखाई जाएँ ऐसे सिखाई जाएँ कि वो चीज़ वो आसानी से सीख लें, मतलब उनको बोझ ना लगे कि ये क्या है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। उनको बिल्कुल बोझ नहीं लगना चाहिए। उनमें जो अबोध का भार है, मतलब कोई चीज़ें नहीं आती हैं तो उससे वो उनके दिमाग में भार हो जाता है, तो उसी को कम करने की ज़रूरत है। उसी को कहा गया है कि बोझ के बिना सिखाया जाए। जैसे बच्चों को समझ में आए, कहानियों के माध्यम से, अलग अलग विधियाँ होती हैं शिक्षण अधिगम की, तो जैसे बच्चों को समझ में आए, जैसे उनको रुचिकर लगे, वैसे सिखाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? लड़के और लड़कियों अलग अलग सीख सकते हैं, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, सहयोग के मूल्यों को लागू करना और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्क फील्ड को कम करना। तो यहाँ पर देखिए, समूह में सीखने का जो उद्देश्य होता है वह चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ। सहयोग के मूल्यों को लागू करना और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, कि मतलब कैसे एक साथ कार्य किया जाता है
कैसे एक दूसरे का सहयोग किया जाता है, तब हम चीज़ों को आसानी से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला। बाला का पूरा रूप क्या है? पहले भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक काफ़ी पहले आया था, मतलब 2018 के पहले ही आया था। यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहती हूँ कि आपको एक प्रैक्टिस बुक मत लीजिएगा सीटेट के लिए। आपको करना है तो 2018 से इधर के सारे पेपर कर लीजिए, उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है तो 2018 के पहले वाले भी कर लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको उधर से भी मिल जाएंगे। बाला जो क्वेश्चन है ये पहले 2018 के पहले एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पर इसका देखिए पूरा रूप पूछ रहा है। मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, अधिगम सहायता के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायता के रूप में बिल्डिंग, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। इसका जो देखिए राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिगम सहायता के रूप में बिल्डिंग। इसी को इंग्लिश में कहेंगे बिल्डिंग एज लर्निंग एड। नोट कर लीजिएगा, बिल्डिंग एज लर्निंग एड इसका होता है फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए वैकल्पिक ढांचा कह रहा है। तो वैकल्पिक ढांचा वो होता है, वैसे विचार होते हैं जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग होते हैं। तो राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है, अंधविश्वास है? तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वैज्ञानिक पुरुषों की तुलना में कमजोर है। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि महिलाएं जो हैं पुरुषों की तुलना में कमजोर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कैसे सॉल्व करते हैं ये भी समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आगे करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूँ उसका अपडेट आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।